हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए। मेरी नज़र कमेंट बॉक्स पे बनी हुई है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप फटाफट से अपना कमेंट छोड़ दीजिए। अब तक जो क्लासें हो चुकी है उनमें आपको कोई भी डाउट आया हो और जिसको आप लोग चाहते हो कि आपको सॉल्यूशन अभी चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स को लगातार देख रहा हूँ। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है। विनोद कुमार यादव, नो सर, ओके बेटा। नेक्स्ट। संजय जी को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ओके डन। इसके बाद आगे बात करते हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे थे सॉइल टेक्सचर, और सॉइल टेक्सचर में अब तक जो चीजें हो गई थी उनमें किसी को कोई डाउट था ही नहीं अब तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन की टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, सॉइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे थे। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो सॉइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि इसके लिए दो टाइप की मेथड्स होती है। एक होती है फील्ड मेथड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था और उसका आइडिया आपको मैंने दे दिया था। फील्ड मेथड का मतलब फार्मर फील्ड में जाके इसको एग्जामाइन करता है। और यहाँ तीन चार प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्ले सॉइल के अंदर फील्ड के अंदर कैसा फील आता है, सिल्ट में कैसा आता है, या सैंड में कैसा आता है, ग्रिटी, लेस या स्लाइटली प्लास्टिक, और उसमें आ जाता है हाईली प्लास्टिक। सेकंड मैंने कहा था, सेकंड मेथड आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड। और लेबोरेटरी मेथड के अंदर मैंने कहा था ये टू स्टेप प्रोसेस है लेबोरेटरी मेथड, जिसमें हम फर्स्ट नंबर पे, ये तो हमारा पॉइंट हो जाता है, जिसमें हम करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस। और सेकंड स्टेप आपकी जो आ जाती है उसमें मैंने कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। फिर मैंने कल आपको मैकेनिकल एनालिसिस पढ़ाना स्टार्ट किया, और जो मैकेनिकल एनालिसिस है उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान दिया होगा तो मैकेनिकल एनालिसिस हमने कल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैकेनिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले स्विंग करते हैं 2 mm से मोर देन साइज वाले पार्टिकल्स को डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल समझा दी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार रिव्यू हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं, यानी जो बाइंडिंग मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे के सारे बाइंडिंग बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल को जो है हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बाइंडिंग मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हम करते हैं H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ये से मान लीजिए Fe एंड एल्यूमिनियम की अगर मान लीजिए ऑक्साइड्स की बात आती है, तो इनको रिमूव करने के लिए हम डाइल्यूट HCl का यूज़ करते हैं। या फिर मान लीजिए इसके अलावा हम बात करें, सर अगर सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट हो तो सॉल्ट को किससे रिमूव करेंगे, तो मैंने कहा था फिल्ट्रेशन से करेंगे, फिल्ट्रेशन विथ वाटर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी JRF SRF में पूछे जा चुके हैं, और ये तीनों के तीनों मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिए थे। इनके रेफरेंस में या इनसे रिलेटेड कोई आपका डाउट होगा नहीं। इतना प्रोसेस करने के बाद मैंने कहा था इसके बाद में हम आगे क्या करते हैं, आगे हम करते हैं मैकेनिकल स्टायरिंग। मैंने कहा था आगे करते हैं मैकेनिकल स्टायरिंग करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स को मैकेनिकल सेकर के ऊपर उनको बहुत अच्छे से क्या करते हैं, हिलाते हैं, जिससे जो क्ले के पार्टिकल्स इनमें कोहेशन फोर्स ज़्यादा था, जो एक दूसरे चिपक सकते थे, अब उनको भी हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इसके बाद हम ऐड कर देते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक सॉल्यूशन जिसका नाम मैंने आपको लिखवा रखा था, जिसको मैंने कहा था डिस्पर्सिंग एजेंट।
डिस्पर्जिंग एजेंट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। डिस्पर्जिंग एजेंट हम जैसे ही ऐड करते हैं तो आपको नाम याद रखना जरूरी है यहाँ पर। तो मैंने आपको कहा था सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, हेक्सामेटाफॉस्फेट का नाम यहाँ आपको लिखवाया था। और मैंने आपको ये भी कहा था साथ में कि ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसी के साथ मैंने आपको एक कोलेगन सॉल्यूशन जो होता है, कोलेगन सॉल्यूशन जो होता है इसके बारे में बताया था, जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट 40 ml का और उसके दूसरी तरफ 10 ml सोडियम कार्बोनेट का एक मिक्सर होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ तक की प्रोसेस या डिस्पर्जन के बाद पार्टिकल्स को एक बार डिस्पर्ज करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वहां पर हम क्या करते हैं। डिस्पर्जन के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पहली मेथड यूज करते हैं जिसको हमने कहा था इंटरनेशनल पिपेट मेथड, इंटरनेशनल पिपेट मेथड। और याद हो आपको तो इंटरनेशनल पिपेट मेथड की कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको नोट करवा दी थी। मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल पिपेट मेथड एक स्टैंडर्ड मेथड है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसका प्रिंसिपल जो है वो सेडिमेंटेशन का है कि अगर हम डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स की जो फॉलिंग रेट होती है एट पर्टिकुलर डेप्थ पर पर्टिकुलर टाइम पर, वो आपका अलग अलग जोन बना लेंगे। सबसे हाई जो वेलोसिटी होती है, फॉलिंग वेलोसिटी होती है, वो रहेगी लार्ज साइज पार्टिकल्स की। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम रहेगी तो वो रहेगी क्ले साइज पार्टिकल्स की वहां पर रहेगी। या फिर इसके रिलेटेड जो भी 4-5 क्वेश्चन आते थे सारे मैंने आपको करवा दिए थे। इसके लिए मैंने ये भी कहा था ये टाइम कंज्यूमिंग है, व्हेन लार्ज साइज सैंपल्स आर अवेलेबल देन दिस इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर टेक्सचर एनालिसिस। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दी है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पे जो मेथड आती है उसका नाम है बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड। इस मेथड के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। बायोगैस हाइड्रोमीटर मेथड जो है ये क्या होती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफी चीजें कल की क्लास में समझा दी थी, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आज भी दे देता हूँ। तो सस्पेंशन सॉइल वाटर सस्पेंशन हमने तैयार किया है। इसको अंदर हम क्या करते हैं, एक जार के अंदर लेते हैं सबसे पहले। और ये मान लीजिए एक जार है, इसके अंदर हमने सॉइल का और वाटर का सस्पेंशन ले लिया। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं। इस तरह से इसके नीचे की तरफ एक ग्लास के रूप में होता है और इसके नीचे घुंडी रहती है और इसके ऊपर यहाँ नंबरिंग लगी हुई रहती है। यहाँ इसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स लगे हुए रहते हैं। जो आपने दूध देने के लिए कभी आप गए होंगे, आप अपना मिल्क लेकर अगर गए होंगे कभी डेयरी पे, तो जो डेयरी वाला होता है वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसको लैक्टोमीटर कहते हैं, जो अपेक्षित घनत्व दूध का जो रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है। आपने लैक्टोमीटर नाम सुना होगा। अगर आपने सुना होगा लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का जो यूज होता है वो होता है अपेक्षित घनत्व मापने में। अपेक्षित जो घनत्व होता है, इसका दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है इससे, यानी दूध में कितना आपने पानी मिलाया है इस बात को हम मेजर करते हैं लैक्टोमीटर से। ऐसा ही लैक्टोमीटर होता है और उससे भी हम भी यहाँ क्या माप रहे हैं, घनत्व ही माप रहे हैं, डेंसिटी माप रहे हैं। इसको बोलते हैं डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। यानी हम यहाँ पर डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, एकदम वैसा ही यहाँ पर हम यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोमीटर के नाम से हम इसको लोग जानते हैं, बायोगैस हाइड्रोमीटर मेथड। अगर इस मेथड की बात करें तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है जो 1927 में हमें एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद से कंटिन्यूसली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बनी हुई है। तो सॉइल वाटर का एक सस्पेंशन लिया और इस सस्पेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस सस्पेंशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद रख देते हैं। रखने के बाद फर्स्ट रीडिंग इसके अंदर सबसे पहले हाइड्रोमीटर को डाल दिया जाता है और हाइड्रोमीटर की जो फर्स्ट रीडिंग होती है, याद रखना फर्स्ट जो रीडिंग होती है वो हम लोग लेते हैं 4 मिनट पर। कितने मिनट पे लेते हैं, 4 मिनट पे। और जो सेकंड रीडिंग होती है वो सेकंड रीडिंग हम नोट करते हैं, रीडिंग नोट करते हैं हम लोग, याद रखना 2 आवर्स के ऊपर। यानी पहली रीडिंग लेते हैं 4 मिनट पे, दूसरी लेते हैं 2 घंटे के ऊपर। यानी इस सॉइल वाटर सस्पेंशन को हमने रख दिया, रखने के बाद इसमें हाइड्रोमीटर डाल दिया। हाइड्रोमीटर डालने के बाद उस हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग होती है उस रीडिंग को सबसे पहले हम नोट करते हैं कितने मिनट के ऊपर, हम उसको नोट करते हैं 4 मिनट के ऊपर। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रीडिंग लेते हैं 2 आवर्स के ऊपर। और याद रखना ये जो रीडिंग लेते हैं उस टाइम पर जो टेम्परेचर रहता है, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए। क्यों?
इसका भी रीजन है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो पार्टिकल्स इस समय जिस स्पीड से नीचे जा रहा है बाद में उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, हो सकता है वो ज़्यादा स्पीड से जाए, हो सकता है वो कम स्पीड से जाए। इसीलिए याद रखना ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। जब हम बात करेंगे कि सर इसमें कौन सा लॉ यूज़ किया जाता है तो यहाँ हम यूज़ करते हैं स्टोक्स लॉ का। और स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी एक लिमिटेशन ये भी रहती है नेसेसरी टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ क्रिएट या सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसका मीन होता है कि अगर टेम्परेचर स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो पार्टिकल्स की नीचे सेटल डाउन होने की जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होगी और फिर आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। इसीलिए जब बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड यूज करते हैं तो वहां का टेम्परेचर रखा जाता है 68 फ़ारेनहाइट, कितना 4 मिनट पे फर्स्ट रीडिंग और 2 घंटे पर सेकंड रीडिंग हम नोट करते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं बायोकस हाइड्रोमीटर के बारे में। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो ध्यान देना, इसका प्रिंसिपल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल, या फिर आ जाता है बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इंटरनेशनल पिपेट मेथड के प्रिंसिपल को आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो वहां पर प्रिंसिपल था सेडिमेंटेशन, यहां प्रिंसिपल था सेडिमेंटेशन। अब देखो यहां बात करते हैं, अभी जैसे जस्ट अभी की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल जो है वो क्या है, इसके अंदर सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट है, या यूं कहें अभी सेटल डाउन नहीं हुए हैं। हमने रीडिंग ली तो जब फर्स्ट रीडिंग लेते हैं तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर हम जैसे 4 घंटे के लिए रखते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल धीरे धीरे जाकर नीचे बैठ जाते हैं। जब पार्टिकल सारे नीचे जाकर यहाँ सेटल हो जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम हो गई है। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर इसके अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम हो गई है, इन द सेंस हम ये समझेंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं, जिससे इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप दूध लेके जाते हो तो जो मिल्क होता है उस मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो फैट होती है वो फैट प्रेजेंट रहती है सस्पेंशन के रूप में। किस रूप में रहती है, सस्पेंशन के रूप में। अगर मान लीजिए आप उसको डाइल्यूट कर देते हो पानी डाल के, तब भी उसका जो डेंसिटी है वो कम आ जाएगा। यानी डेंसिटी जैसे ही कम आएगा इसका मतलब दूध वाला पकड़ लेगा कि यहाँ आपने क्या किया है, पानी मिलाया है। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ वर्क करता है कि जब पार्टिकल्स धीरे धीरे जाकर नीचे बैठ जाते हैं इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब डेंसिटी कितनी कम हो रही है, जितने पार्टिकल बैठेंगे, तो पार्टिकल कितने नीचे बैठे हम डेंसिटी से ही उसका आकलन कर लेते हैं कि अगर ज्यादातर पार्टिकल नीचे बैठ गए तो डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, और अगर नहीं बैठते तो डेंसिटी लगभग लगभग कांस्टेंट बन के रहेगी। तो इससे हमको आइडिया लग जाता है कि कितने पार्टिकल्स का सेटल डाउन हुआ है। फर्स्ट रीडिंग लेते हैं 4 मिनट पे और सेकंड रीडिंग लेते हैं 2 आवर्स के ऊपर नोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है कि स्टार्टिंग में डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे पार्टिकल्स बैठेंगे इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल भी ये बन जाता है कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है विथ टाइम। तो याद रखना कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी continuously decreasing density of fluid with time because particles are settled down ये बात मैंने लिखी है कि कंटिन्यूसली जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होता है। कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद टाइम, टाइम के साथ जैसा जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डेंसिटी धीरे धीरे इसकी रिड्यूस होती जाएगी। यही तो इसका प्रिंसिपल है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रीडिंग्स होती है वो कब नोट की जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी रीडिंग का।
तो याद रखना इसमें 2 बार रीडिंग नोट की जाती है। एक तो होती है फर्स्ट रीडिंग, आफ्टर 4 मिनट्स, याद रखना कितने मिनट पे, 4 मिनट पे। और सेकंड रीडिंग कब नोट करते हैं, 2 आवर्स के बाद में हम नोट करते हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। जब ये रीडिंग लेते हैं तो इस टाइम पर जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर जो होता है वो रहता है कांस्टेंट। कितना रहता है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना ये दोनों रीडिंग जब आप ले रहे हो तो टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। और कितना रहता है, 68 फ़ारेनहाइट। याद रखना यहाँ कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होता है, स्थिर रहता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। 68 कांस्टेंट रखना है आपको। क्यों, क्योंकि अगर आपने बढ़ाया घटाया तो पार्टिकल्स के नीचे सेटल डाउन होने की स्पीड चेंज हो जाएगी, और जैसे ही स्पीड चेंज हो जाएगी डेंसिटी भी चेंज होगी। और अगर डेंसिटी अगर जल्दी या फिर लेट तक बनी रहती है तो फिर आपका प्रिंसिपल सारा ही यहाँ आपके रिजल्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसके अलावा सर और क्या आएगा इसके अंदर, याद रखना इट इज फास्टर मेथड। यानी कहने का मतलब यह है 2 घंटे के बाद आप ये बता सकते हो कि इस सॉइल का टेक्सचर कौन सा है। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 2-3 घंटे में आप सैंपल को एनालाइज कर सकते हो। यानी एक फास्टर मेथड है। इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ सैंपल्स आर लार्ज। मोस्ट सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ सैंपल्स आर लार्ज। जब नंबर ऑफ सैंपल्स लार्ज होंगे तब ये मेथड आपकी सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, इतनी खराब नहीं है, पर नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स आर लार्ज, तब ये विधि जो होती है, ये मेथड जो होती है, ये ज्यादा सुटेबल हो जाती है इंटरनेशनल प्रिपेयर्ड मेथड के कंपैरिजन में। लेकिन वो एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कैलिब्रेशन उसी मेथड से किया जाता है। ये आपकी मेथड हो गई है, सेकेंड मेथड भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बात करते हैं सॉइल टेक्सचर डिटर्मिनेशन अगर किसी लॉ के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कौन सा है। देखो याद रखना, एक तो आपको कह सकता है सॉइल टेक्सचर, ये डिपेंड करता है स्टोक्स लॉ के ऊपर। स्टोक्स लॉ, अब ध्यान रखना बहुत बार इस सॉइल टेक्सचर की जगह दे देता है मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस डिपेंड ऑन विच लॉ, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन स्टोक्स लॉ। मैकेनिकल एनालिसिस की जगह काफी बार देता है पार्टिकल साइज एनालिसिस डिपेंड्स ऑन। तो याद रखना किसी की भी बात करें आपको ध्यान रखना है इट्स डिपेंड ऑन स्टोक्स लॉ, इट्स डिपेंड ऑन स्टोक्स लॉ। यानी आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि सॉइल टेक्सचर डिपेंड्स ऑन विच लॉ, आपका आंसर आता है स्टोक्स लॉ। इसी सॉइल टेक्सचर में हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनालिसिस, यानी ये भी आपको पूछा हुआ एग्जाम में, स्टोक्स लॉ। इसी को पूछ रहा था, मैकेनिकल एनालिसिस को ही कहा जाता है पार्टिकल साइज एनालिसिस या पार्टिकल एनालिसिस। ये भी किस पे डिपेंड करता है, स्टोक्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इन तीनों में से कोई भी टर्म्स आपको दे और अगर पूछता है कि ये किस पे डिपेंड करता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बेझिझक होकर कह देना है कि सारे स्टोक्स लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये स्टोक्स लॉ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान रख लेना, इसका जो डेरिवेशन है वो भी पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज स्टोक्स लॉ, देखो इसके बारे में बात करते हैं। स्टोक्स लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। गिवन बाई एक साइंटिस्ट थे इनका नाम था जीजी स्टोक, जीजी स्टोक्स। इन्होंने क्या किया था 1851 में ये लॉ दिया था। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कब दिया था और किसने दिया था।
याद रखना, स्टोक्स लॉ गिवन बाय जीजी स्टोक्स इन 1851, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जीजी स्टोक्स के द्वारा ये दिया गया था। अब ये स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ को समझते हैं। स्टोक्स लॉ का मीन होता है v, यानी होता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2/9। इसके आगे का आप लोगों को ध्यान रखना है, आर स्क्वायर, जी का मतलब ग्रेविटी, आर का मतलब रेडियस होता है, यहाँ आ जाता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लड डिपेंड अपॉन नीटा, यानी इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। ये आपको याद रखना है, इसी से हम बनाएंगे स्टोक्स लॉ होता क्या है पहले समझा देता हूं। यहां पर वेयर v का मीन होता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहा था उसके सेटल होने की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो v का मतलब है वेलोसिटी, यानी जो नीचे बैठने की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखना, नीचे कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझा देता हूं वापस से। जैसे मान लेते हैं ये आपका सॉइल सॉल्यूशन से या सस्पेंशन वाला जार है, यहां पर ये एक पार्टिकल था, ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो नीचे जा रहा है, जिस स्पीड से नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं उसकी वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसकी, उसको बोलते हैं उसकी वेलोसिटी। यानी कि जैसे मान लो ये यहां से मूवमेंट स्टार्ट करता है और यहां से मूव करता हुआ ये यहां पर पहुंच गया, तो हमने क्या किया, यहां से इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर नीचे गया, कितना सेंटीमीटर नीचे गया, 20 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं इसको इतनी दूरी तय करने में 10 सेकंड लगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, जनरली लगभग लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है। इसको बोलते हैं इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। यानी इसकी यूनिट क्या आ गई, यहां से लेकर यहां तक, यानी 1 सेकंड में ये कितनी दूरी चलता है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि यूनिट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड। जीआरएफ एसआरएफ यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, पहले बता देता हूं। जीआरएफ एसआरएफ में पहले की तरह ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल ऐसी जगह से क्वेश्चन निकालकर यूनिट पूछ लेता है। आप सोचते भी नहीं हो कि सर टर्मिनल वेलोसिटी की यूनिट पूछेगा क्या, लेकिन पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। आप क्यों ध्यान दोगे टर्मिनल वेलोसिटी की यूनिट पर, वी का मतलब इतना पढ़ लेते टर्मिनल वेलोसिटी है, लेकिन उसकी यूनिट पूछ लेता है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आप ध्यान रखना। यहाँ पर आर का मतलब अगर हम बात करें कि सर यहाँ आर का क्या मतलब है, तो यहाँ आर का मतलब होता है रेडियस। याद रखना, यहाँ आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है उसकी रेडियस क्या है। जैसे मान लो ये आपका सॉइल सैंपल था और इस सॉइल सस्पेंशन के अंदर ये पार्टिकल था जो नीचे जा रहा है, तो इस पार्टिकल की जो रेडियस है जिसको त्रिज्या बोलते हैं वो क्या है, तो इसको याद रख लेना आप लोग। यानी हम क्या करते हैं, रेडियस को मेजर करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक या तो mm में बात करते हैं या सेंटीमीटर में बात करते हैं या मीटर में बात करते हैं। यानी रेडियस को मेजर किस में करते हैं, इन यूनिट्स में करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर स्टोक्स लॉ के अंदर जो रेडियस है उसको सेंटीमीटर यूज किया गया है, यानी उसकी रेडियस है उसको किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर उसकी यूनिट है कि उसकी रेडियस कितनी है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है जी। आगे क्या आ जाता है जी, ये है ग्रेविटी। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब हो जाता है ग्रेविटी। जी का मतलब क्या हो जाता है, ग्रेविटी। यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है तो उसका रीजन है ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो किसी भी सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके नीचे की तरफ सेटल डाउन होने की जो स्पीड है वो किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से होती है। इन्फ्लुएंस रहेगा ग्रेविटी का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आ जाता है नीटा। नीटा का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ
जो फ्लड यानी जिस लिक्विड में आपने पार्टिकल्स को डिस्पर्ज कर रखा है उसकी विस्कोसिटी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्टोक्स लॉ में नीटा का मीन क्या होता है, इसका मीन होता है विस्कोसिटी, और इसकी यूनिट भी पूछी जा चुकी है। इसकी यूनिट होती है पॉइज। क्या यूनिट होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है पॉइज। ध्यान रख लेना, इसकी यूनिट क्या रहती है? पॉइज इसकी यूनिट रहती है। इसके बाद बच जाता है 2 यूनिट्स फिर बच गई आप लोगों के पास। तो फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट बच जाती है, ये है आपके डेंसिटी का सिंबल, एस लगाया हुआ, एस का मतलब सॉलिड, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी जो सॉलिड पार्टिकल उसके लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, सस्पेंशन में प्रेजेंट है, उसकी डेंसिटी क्या है। और एफ का मतलब है फ्लड, यानी कि यहां पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ फ्लड, यानी जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है। और आपको याद होना चाहिए डेंसिटी चाहे कोई सी भी हो, जब भी आपको डेंसिटी की यूनिट याद करनी हो तो याद कर लेना आप लोगों को याद होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप लोगों को याद भी होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बात करें तो मेगा ग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट होती है? दोनों की दोनों ये होती है डेंसिटी की। अब डेंसिटी की यूनिट कहाँ से आई? अरे बहुत आसान सा है। देखो हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, किसकी बात कर रहे हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब यहाँ वेट से कर रहे हैं, किससे मतलब हमें? वेट से। वेट को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में मेजर करते हैं। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। यानी यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो गई। आप इसको और कैसे समझ सकते हो? आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि वेट अपॉन वॉल्यूम दैट इज नोन एज डेंसिटी। आगे चल के पार्टिकल डेंसिटी भी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, आगे चल के आप लोगों को बल्क डेंसिटी पढ़ाई जाएगी, तो वहां पर आपकी यूनिट्स वापस से फिर रिपीट होगी। तो अभी से क्लियर कर लेना डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए आपने मास को मेजर किया है मेगाग्राम में, या फिर यूं बात करें, अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ चलते हैं, तो आप लोगों ने वॉल्यूम को मेजर किया है मीटर क्यूब में। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब बहुत इजी है कि ये भी दूसरी यूनिट है। या फिर इसके अलावा क्या हो सकती है? इसके अलावा हो सकती है जैसे मान लीजिए आपने फीट क्यूब की, जैसे मान लीजिए फीट क्यूब आपने चूज किया है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब हो जाता है पौंड, पौंड पर फीट क्यूब। यानी यहाँ पर एक यूनिट ये भी बनती है एलबी पर फीट क्यूब, और एलबी का मतलब होता है पौंड। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और ये भी यूनिट है, सारी की सारी डेंसिटी की यूनिट है। पर आप लोगों को इस तरह से एक एक करके इनको याद रखना है, आप लोगों को ध्यान में, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ। अब हम लोग अगर एक चीज यहां देखने की कोशिश करें तो स्टोक्स लॉ का क्या मीन है वो समझना, कि टर्मिनल वेलोसिटी, जब अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, कि किसके प्रभाव में? यानी कि किसी भी पार्टिकल की नीचे सेटल डाउन होने की जो स्पीड है, ग्रेविटी के प्रभाव में आपको जो नीटा विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रखनी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट हमको रखना है। यहाँ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या बन जाता है? इसका मतलब बहुत आसान सा है कि आप लोगों को एक तो इसको कांस्टेंट रखना है और एक आपको इसको कांस्टेंट रखना है। यानी कि जो पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर जो फ्लड है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ विस्कोसिटी क्या है? वो भी कांस्टेंट है, आपको दी हुई है दोनों तीनों, ये तीनों चीजें। आपके पास में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके इन्फ्लुएंस में। इसका मतलब पीछे क्या बच जाता है? केवल बच जाता है रेडियस। यानी इसको ऐसे समझिए कि किसी की भी जो वेलोसिटी है 2/9, ये तो आपका स्थिरांक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ बच जाता है r², किसके इफेक्ट में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। और ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट चीजों को हटा दीजिए, उसके बाद देखते हैं तो हम सिर्फ ये चीज आपके सामने बच जाती है। यानी किसी भी पार्टिकल के जो सेटल डाउन होने की जो स्पीड होती है वो इसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल टू होती है। रेडियस की क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू होती है। ये चीज आपके सामने निकल के आ रही है। यानी कि इस स्टोक्स लॉ को अगर आप समझते हो तो आपको बहुत आसानी से इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी कि ये चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो पहले ही वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, ये चीजें फिक्स होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं चलेगी, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। दो चीज बच जाती है r² और ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर हम देखते हैं तो स्टोक्स लॉ बन जाता है v इज प्रोपोर्शनल टू r², यानी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होती है क्या चीज? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
यानी हम डायरेक्टली स्टोक्स लॉ की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे, हम डायरेक्टली कह देंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ spherical particle settling under the influence of gravity। यहां तक की बात बहुत कॉमन है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल सेटलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड गिवन डेंसिटी ऑफ solid and flat and और एक चीज क्या दे रखी है आपको, देखो डेंसिटी हो गई, तो दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको, विस्कोसिटी। एंड विस्कोसिटी, या एक साथ भी लिख सकते हो आप लोग इसको इस तरह से, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज proportional to square of रेडियस। इज दैट क्लियर? बहुत आसान सी बात लिखी है, मैंने वही बात वापस से यहां दोहरा दी है कि v इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, आर स्क्वायर के। क्योंकि बाकी चीजें हमने क्या किया, साफ साफ लिख रखा है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल सेटलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में सेटल डाउन हो रहे हैं, ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। एंड गिवन द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ये दोनों कांस्टेंट रखना है आपको, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस इन ए गिवन, जो फ्लड होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, इसके प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी ये हो जाता है स्टोक्स लॉ। बहुत बार ये बात डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है और इस चीज को आपको रटना नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अगर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू है रेडियस के, ये बात अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो आप डायरेक्टली कह देना कि सर ये तो स्टोक्स लॉ है। कौन सा लॉ है, स्टोक्स लॉ है। अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ हमने चलते हैं तो मैंने आपको कहा था कि यहां अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो मैंने कहा था जो पार्टिकल बड़ा होगा, बड़े का मतलब उसकी रेडियस भी क्या होगी, बड़ी होगी, और रेडियस का भी क्या करना है, स्क्वायर। तो जिसकी रेडियस बड़ी होगी यानी स्क्वायर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो उसकी जो सेटल डाउन होने की जो स्पीड होती है, टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है, उसकी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होती है। यानी जैसे जैसे आप उसकी रेडियस को बढ़ाते जाओगे, उसकी सेटल डाउन की होने की स्पीड जो होती है वो भी बढ़ती चली जाएगी। यानी लार्ज साइज पार्टिकल फटाक से सेटल डाउन होगा और जो छोटा वाला पार्टिकल है वो स्लो स्पीड से सेटल डाउन होगा। बस इसी बात को हमने क्या किया, साइंटिफिक तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। यही बात यहां पर है। लेकिन स्टोक्स लॉ जब आप लोग पढ़ते हो तो स्टोक्स लॉ में आपको तीन चार चीजें और भी ध्यान रखनी होती है। कुछ होते हैं स्टोक्स लॉ के अंजुम्पशंस क्या है, यानी स्टोक्स लॉ किन किन चीजों को अज्यूम करके चलता है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अजम्पशन ऑफ स्टोक्स लॉ। देखो इसके तीन चार अंजम्पशंस है जिनमें सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं नंबर 1 की, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये मस्ट बी होने चाहिए स्फेरिकल, स्मूथ और रिजिड। यानी ये इसका फर्स्ट अंजम्पशन है कि जो पार्टिकल है वो स्फेरिकल होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए और रिजिड होने चाहिए। यानी पार्टिकल्स मस्ट बी स्फेरिकल, स्मूथ एंड रिजिड। तीन चीजें हैं, पार्टिकल मस्ट बी स्फेरिकल, मस्ट बी स्मूथ और मस्ट बी रिजिड।
इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड की। तो स्टोक्स लॉ का सेकंड अंजुप्शन है कि जो लिक्विड हम काम में ले रहे हैं, तो दो चीजें हैं। एक तो आपके पास है लिक्विड, यानी जो फ्लड है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो लिक्विड है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिक्विड के क्या होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास जो सॉलिड हमने इसके अंदर मिक्स किया है उसके पार्टिकल है। यानी दो चीजें हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल की जो साइज है ना, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से ऑलवेज हायर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिक्विड के पार्टिकल्स तो हों बड़े और जो सॉलिड आपने मिक्स किया है उसके पार्टिकल हो जाए छोटा, ऐसा नहीं होगा। इसका अंजुप्शन ये रहता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी साइज किसकी, पार्टिकल्स की। यानी size of particle must be greater than molecules of liquid। ये आपको ध्यान रखना है, लिक्विड से और क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन रहना चाहिए या ग्रेटर रहना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है ये पार्टिकल है और इधर इसके चारों तरफ लिक्विड है, इनके बीच में स्लिपिंग हो, यानी कि ये पार्टिकल स्लिप होकर फटाक से सेटल डाउन हो जाए। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में और लिक्विड के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी इसके ध्यान रखना एक कंजप्शन है। स्लिपिंग बिटवीन slipping between नॉट अपियर्ड या मस्ट नॉट बी स्लिपिंग, आगे लिख सकते हो मस्ट नॉट बी स्लिपिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड मस्ट नॉट बी। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ऐसा लिख दो या आगे लगा देना मस्ट नॉट बी स्लिपिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड लिक्विड, ये भी नहीं होना चाहिए। ये इसके अंजुप्शंस है। यानी पहला क्या हो गया, पार्टिकल स्फेरिकल स्मूथ और रिजिड होना चाहिए। सेकंड क्या हो जाता है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी ग्रेटर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल से जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो ग्रेटर होनी चाहिए। अगला आ गया स्लिपिंग बिटवीन द पार्टिकल एंड लिक्विड नॉट अपीयर, या फिर यूं कर सकते हैं मस्ट नॉट बी स्लिपिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द लिक्विड। ये तीनों चारों हैं, हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये अंजुप्शंस है इसके। इसके अलावा बात करते हैं तो क्या होता है, अगला अंजुप्शन आ जाता है कि जो टेम्परेचर है वो भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। टेम्परेचर को भी हम क्या करते हैं, वेरी नहीं करते हैं, उसको भी हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। यानी हम क्या कह देंगे, मस्ट बी यूनिफॉर्म डेंसिटी, मस्ट बी यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। यानी जिन पार्टिकल्स का हम टेक्सचरल एनालिसिस कर रहे हैं उनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, वो भी ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल्स टू होगी। ये चीज भी हम मान के चलते हैं स्टोक्स लॉ के अंजुप्शंस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए जिस सस्पेंशन को हम यूज ले रहे हैं उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें टर्बुलेंस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हमने सस्पेंशन को हिलाया उसके बाद में रख दिया, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हमको रीडिंग लेनी थी, रीडिंग लेने से जस्ट पहले हमने फिर से हिलाया फिर से रख दिया। यानी कि टर्बुलेंस का मतलब होता है उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर सस्पेंशन एक बार रख दिया गया है और अब आपको रीडिंग लेनी है तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो जो नेक्स्ट कंजप्शन आ जाता है वो आ जाता है सस्पेंशन मस्ट बी स्टिल विदाउट एनी टर्बुलेंस। यानी सस्पेंशन मस्ट बी still without any turbulence। देखो वापस से रिपीट करता हूं एक एक को। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमने क्या किया था, मैकेनिकल एनालिसिस से पार्टिकल्स को अलग अलग कर लिया था।
अलग अलग करने के बाद हमने वाटर के अंदर उसका जो सस्पेंशन तैयार किया था उसके बारे में ये स्टोक्स लॉ के एंजुप्शन है। इनमें से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजुप्शन ऑफ स्टोक्स लॉ। आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं और इनके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। तो पहला तो ये क्या कहता है कि जो पार्टिकल इसके अंदर रहेंगे वो होने चाहिए स्फेरिकल, वो होनी चाहिए स्मूथ, वो होनी चाहिए रिजिड, यानी ये तीनों चीजें पार्टिकल्स के ऊपर लागू होती है। दूसरा पार्टिकल्स के लिए क्या कहता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की, वो डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, मस्ट बी यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। इसके अलावा क्या कहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो ये लिक्विड इसके चारों तरफ है, इस लिक्विड के बीच में और इनके बीच में स्लिपिंग हो, तो नो स्लिपिंग बिटवीन द लिक्विड एंड नो स्लिपिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड लिक्विड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नो स्लिपिंग बिटवीन द, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं नो स्लीपिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड लिक्विड, यानी पार्टिकल्स और लिक्विड में स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से स्लिप और फटाक से नीचे आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये क्या कहता है, पार्टिकल्स में स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये कहता है कि इसके चारों तरफ जो पार्टिकल होंगे लिक्विड के, वो लिक्विड के पार्टिकल छोटे होने चाहिए और पार्टिकल कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तो कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, और जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, 4 हो गए। इसके अलावा ये क्या कहता है कि जो सस्पेंशन है, मैंने कहा 4 मिनट और 2 घंटे पे हम रीडिंग लेते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने 4 मिनट पे रीडिंग ली, उसके बाद में आपने इसको वापस से हिलाया, या मान लीजिए सिंपल इसको उठा के रखोगे तो भी क्या होता है, पार्टिकल्स वापस से डिस्पर्ज हो जाते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा हिलाओगे डिस्पर्ज हो जाएंगे, यानी अब रीडिंग सही नहीं आएगी। इसका मतलब अगर आपको रीडिंग लेनी है तो इसमें कोई टर्बुलेंस, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, बीच में इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इसके अंजुप्शंस है। ये क्या है, ये अंजुप्शंस है, यानी कि इनको मान के हम स्टोक्स लॉ की बातें करेंगे। अब देखो इसमें लिमिटेशंस की बात करेंगे तो आप लोग यहीं से सारे लिमिटेशन समझ जाओगे। पहली बात तो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दिक्कत ये आ जाती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, वो तो वेरी करता है। आप सैंपल एनालिसिस करते हो तो सुबह क्या टेम्परेचर रहता है, शाम को क्या रहता है, रूम का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है 2-4-5 डिग्री। तो इसका मतलब कि इसमें एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी इसकी बात करते हैं, दूसरी क्या दिक्कत आती है, दूसरी दिक्कत यह है कि इसने कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, यानी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी एक लिमिटेशंस है। और दूसरा कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर की आप डिमांड कर रहे हो वो भी इसकी लिमिटेशंस है। यानी अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, यानी इसकी कमियां क्या है, क्या क्या कमियां हैं स्टोक्स लॉ की। तो पहली इसकी जो कमी है वो यहीं से, इसकी जो अच्छाई है वहीं से निकाल लेते हैं कि इसने क्या कहा, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, जबकि ऐसा नहीं है, डिफरेंट होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की। तो याद रखना डेंसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, इसकी एक तो कमी हो जाती है, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी इसकी लिमिटेशंस क्या है या इसकी कमी क्या है, देखो ये तो इसके अंजुम्शंस है। क्वेश्चन पूछेगा तो ये वर्ड दिखाएगा आपको, अंजुम्शंस का मतलब होता है इसने मान रखा है ये चीजों की ऐसे ऐसे होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात हम बात करें इसकी लिमिटेशन क्या है, तो एक तो हो गया डिफरेंट या डेंसिटी ऑफ पार्टिकल जो है, एक तो इसकी लिमिटेशन होगी। और दूसरी जो लिमिटेशन है नेसेसरी रिक्वायर्ड या नेसेसरी या टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नेसेसरी रिक्वायरमेंट इज टेम्परेचर कांस्टेंट, जो होता है वो इसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। ये इसकी दो लिमिटेशंस है कि टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए कांस्टेंट, और एक हो जाता है इसकी डेंसिटी से रिलेटेड। ये दोनों की दोनों इसकी सबसे बड़ी, या यूं कहें सबसे यहाँ पर कमी की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें तो वो इसकी लिमिटेशंस है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। और एक हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जैसे हम बात करें जनरली जो शेप की बात करते हैं हम कि जो पार्टिकल्स होते हैं, तो इसने कहा स्मूथ, एक तो इसने कहा स्फेरिकल, इसने क्या कहा स्फेरिकल, एक इसने कहा स्मूथ, एक इसने क्या कहा कि रिजिड होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस बारे में तो देखो ध्यान रखना
कि जो पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए सिल्ट पार्टिकल्स की बात करें तो इरेगुलर था। अगर हम बात करें क्ले पार्टिकल्स की, तो क्ले जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, वो प्लेटी शेप के थे। इसका मतलब पार्टिकल्स की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। तीसरी इसकी लिमिटेशंस ये भी है कि डिफरेंट शेप ऑफ पार्टिकल्स या शेप ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान रखना 3 लिमिटेशन है। एक तो है शेप, दूसरी है कांस्टेंट टेम्परेचर, एक है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। ये 3 लिमिटेशन है। ये वर्ड आपको दिखेगा। लैंग्वेज आपको चेंज हो सकती है, पहले बता रहा हूं। जो लैंग्वेज मैं आपके यहाँ यूज कर रहा हूं, हो सकता है पेपर में वो लैंग्वेज चेंज भी मिले। इसीलिए लैंग्वेज की आपको ट्राई नहीं करना है, आपको समझना है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ 3 लिमिटेशन है। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एक है, दूसरा आपको याद रखना टेम्परेचर की प्रॉब्लम है, तीसरा हम लोगों को ध्यान रखना है, 3 हो गई। इसके बाद थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है कि सर शेप है। ये 3 तो इसकी लिमिटेशन है। अगर इसके एंजोप्शंस की बात करें तो सर पार्टिकल मस्ट बी स्फेरिकल स्मूथ एंड रिजिड। जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। एंजोप्शंस ऑफ स्टोक्स लॉ में से आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंजोप्शन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो ये 5 तो आपके एंजोप्शंस है, लेकिन इनमें अलग कोई मिले तो वो नहीं है। यानी पार्टिकल मस्ट बी स्फेरिकल, पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, के मॉलिक्यूल से ज्यादा होनी चाहिए। नो स्लिपिंग बिटवीन पार्टिकल और लिक्विड, स्लिप नहीं होने चाहिए। मस्ट बी यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन मस्ट बी स्टिल विदाउट एनी टर्बुलेंस। ये आपके कुल मिलाकर 5 इसके स्टोक्स लॉ के एंजोप्शंस है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको प्रॉपर समझ में आई है। बाकी हम बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको मैं क्लास में लिखने का टाइम कम देता हूं, आप चाहो तो इसके बाद में क्लास के जाके वापस से आप सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। और इनकी जो पीडीएफ है या पैनल पीडीएफ नोट्स है क्लास नोट्स की, वो मैं आप लोगों को अपने डॉक्टर सुंडा सोयल साइंस का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर प्रोवाइड करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास में भी मैंने कहा था आपको कि प्रेजेंट रहना। आज भी ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की या सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच भाई।